हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारे इंटरव्यू सीरीज़ की प्रिपरेशन में आज हम डिस्कस कर लेते हैं जो रीसेंट चीफ इलेक्शन कमीशन का जो बिल पास हुआ है सरकार के द्वारा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं अभी जितने कम टाइम में हो सकता है। इंटरव्यू के लिए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और मेंस, आगे अगर मेंस लिखना हो, हम तो नहीं लिखेंगे भाई अभी, बट अगर किसी को लिखना हो तो अगर कोई वीडियो देखता है तो शायद उसके भी काम है। देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल का नाम क्या है, दिस इम्पोर्टेंट। बिल का नाम ये है सी ई सी एंड अदर ई सी बिल 2023। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर ई सी बिल 2023। ठीक है, नाम याद हो जाएगा। हाँ, दिस आर्टिकल वी हैव टेकन फ्रॉम दृष्टि आई एस। तो यहाँ से दृष्टि आई एस से हम, क्योंकि ये ऐसे कुछ इश्यूज़ होते हैं उनका, दे हैव होलिस्टिक कवरेज, तो ऑल क्रेडिट्स फॉर दिस आर्टिकल गोज टू दृष्टि आई एस। ये वीडियो अगर आप देख के ऐसा सेंसरशिप मत लगा देना चैनल पे, आपको क्रेडिट दिया गया है पूरा का पूरा। चलो देखते हैं भैया आगे। देखो, सार ये है पूरे, ये जो आर्टिकल है, मतलब जो बिल पास हुआ है उसका सार ये है कि नाउ द गवर्नमेंट हैज़ टेकन कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स इन इंडिया। इट इंक्लूड्स बोथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑल्सो एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑल्सो। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, सरकार नाउ in this bill the government has come up with the provision that the appointment would be done by a committee, and that committee would consist of prime minister, one of the ministers that belongs to the cabinet, and that minister would be selected by the prime minister, and third would be leader of opposition, and the decision would be taken democratically। तो democratically अगर यहाँ पर डिसीजन लेते हैं तो दो बंदे यहाँ पे सरकार के हो गए, तो 2:1 हमेशा, मतलब द से ऑफ द गवर्नमेंट विल ऑलवेज प्रिवेल। तो ये इशू था। अब इसके पहले क्या हुआ था, ये मैं बिना आर्टिकल देख के, मतलब जितना कंटेक्स्ट अपने को याद है ना वो डिस्कस कर रहा है। तो इसके पहले क्या हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये इस पर्टिकुलर बिल पे जब रूलिंग दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि द सिलेक्शन कमेटी शुड कंसिस्ट ऑफ 3 पीपल, दैट वुड इंक्लूड वन एज प्राइम मिनिस्टर, सेकंड वन वुड बी द लीडर ऑफ अपोजिशन, थर्ड वन वुड बी अ जज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। शायद जज था ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, इन दोनों में से एक था, बट सुप्रीम कोर्ट की होनी चाहिए। ठीक है, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्हीं को हटा दिया गया है इसमें से। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर बोन ऑफ कंटेंशन। तो पहला है द अपॉइंटमेंट वाला। सेकंड क्या है, द स्टेटस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स दैट ऑल्सो हैज़ बिन डिग्रेडेड नाउ। अर्लियर द स्टेटस वॉज इक्वलेंट टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट नाउ इट हैज़ बिन डिग्रेडेड टू कैबिनेट सेक्रेटरी। तो दिस इज बीइंग सीन इन द लाइट ऑफ वायलेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन इन इंडिया इज responsible for holding free and fair elections, and free and fair elections are important for democracy। तो यहाँ पे जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, ऑल दीज व्यूज़ आर माई पर्सनल व्यूज़ एंड आई डोंट रिप्रेजेंट एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इंस्टीट्यूशन और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लेट अस कीप दिस एज क्लियर। अब देखते हैं ऐसा आर्टिकल में, मतलब स्पेसिफिकली आर्टिकल, मतलब दृष्टि के आर्टिकल में क्या क्या दे रखा है। तो ये कंटेक्स्ट था अपना। आगे देखते हैं वाई दिस न्यूज़ कह रहा है कि राज्यसभा है, राज्यसभा ने रिसेंटली ना ये बिल अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। द लेजिस्लेशन एम्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू द अपॉइंटमेंट प्रोसेस रिस्पॉन्डिंग टू अ डायरेक्टर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। केस का नाम अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। द नेम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सिंस दिस इशू इज वेरी मच प्रोमिनेंट एंड वेरी मच इन न्यूज़, देयरफॉर रिमेंबरिंग द नेम ऑफ द केस ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट। क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अनूप बर्नवाल केस जो यूनियन वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था 2023 का, सुप्रीम कोर्ट की उस पर रूलिंग थी। सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि ट्रांसपेरेंसी आए इनके अपॉइंटमेंट में। आगे देखता हैं सुप्रीम कोर्ट जो था उसकी क्या रूलिंग थी, ये बता रहा। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में क्या है, देखो, मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट एम्फोसाइज ऑन क्रिटिकल रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर हैज़ टू बी एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन to ensure free and fair elections, addressing long-standing legislative gaps since Constitution's adoption regarding the appointment of CC and ECs। ठीक है, the Supreme Court drew attention to other institutions supporting constitutional democracy that have independent mechanism। ठीक है, कुछ एग्जांपल दिए, NHRC हो गया, CBI हो गया, लोकपाल वगैरह हो गया। SC noted that the recommendation of दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड लॉ कमीशन, ठीक है, दिनेश गोस्वामी का कमेटी, उसने
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर ना कुछ रिकमेंडेशंस दी। अब इतना नाम तो याद करने की ज़रूरत है नहीं, इंटरव्यू में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखता हूँ। एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंदर अपनी पावर यूज़ की और इट लेट डाउन दैट द सीईसीज एंड ईसीज शैल बी अपॉइंटेड बाय कमेटी कंसिस्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग के अंदर था। आर्टिकल 142 क्या है? आर्टिकल 142 गिव्स लाइक it gives overarching power to the Supreme Court of India that it can take a decision on any issue that is pertaining to public interest and on which it feels that sufficient due consideration has not been given by the legislative and executive। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ द बिल। पहला तो ये है कि 1991 का जो एक्ट है ना उसको रिप्लेस कर रहा बिल। द बिल रिप्लेसेस द ओल्डर एक्ट। ठीक है, दिस क्वाइट क्लियर। आगे एड्रेसेस अपॉइंटमेंट, सैलरी एंड रिमूवल। दिस इंपॉर्टेंट, 3 चीज़ें कर रहा है। ठीक है, अपॉइंटमेंट, सैलरी और रिमूवल, ये 3 चीज़ें हैंडल कर रहा है। आगे देखते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है। अपॉइंटमेंट सीईसी और ईसी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा प्रेसिडेंट। बट किसके बाद? सिलेक्शन कमेटी की बात। सिलेक्शन कमेटी में कौन होगा? एक तो प्रधानमंत्री होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। ठीक है, दिस इज द चेंज दैट द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट। आगे रिकमेंडेशंस ऑफ सिलेक्ट कमेटी विल बी वैलिड इवन व्हेन देयर इज़ अ वैकेंसी इन द कमेटी। ये बहुत सही है कि भैया कमेटी में 3 लोग जो अगर 2 लोग भी बैठे हैं, वैकेंसी है, इवन इन दैट केस द डिसीजन ऑफ द कमेटी विल बी वैलिड। आगे अ सर्च कमेटी हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी विल प्रपोज अ पैनल ऑफ नेम्स टू द सिलेक्ट कमेटी। ठीक है, सर्च कमेटी भी एक होगी, एक सर्च कमेटी होगी, एक सिलेक्ट कमेटी होगी। सर्च कमेटी होगी दैट वुड बी हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट इंक्लूड सेक्रेटरी। अच्छा, दिस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये पॉइंट भी तो इम्पॉर्टेंट है, ये हम भूल गए थे कि अब जो एलिजिबिलिटी है ना फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, नाउ अब ये क्या है? एलिजिबिलिटी किन की है? फॉर द पीपल हु हेल्ड पोस्ट इक्वलेंट टू द सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया? इट इज़ एक्चुअली restricting the number of people who can be appointed as election commissioners to a specific section of people। ठीक है, चेंजेस इन सैलरी स्ट्रक्चर क्या कह रहा है? द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ सीईसी एंड ईसी विल बी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। दिस इज इंपॉर्टेंट। इवन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी भी सैलरी एंड सर्विस ऑफ कंडीशन इट हैज़ नाउ बीन डाउनग्रेडेड टू दैट ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। पहले इट वॉज इक्विवेलेंट टू द सैलरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज, 1991 का जो एक्ट था। अब रिमूवल प्रोसेस, द बिल रिटेन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 324 डील्स विद इलेक्शन कमीशन, हमें पता है, दैट अलाउज द सीईसी टू बी रिमूव्ड लाइक द सुप्रीम कोर्ट जज वाइल ईसीज कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सीईसी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर निकालना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से निकाला जाता है वही सेम प्रोसेस फॉलो होगी। ईसीज को अगर निकालना हो तो उसके लिए सीईसी का रिकमेंडेशन चाहिए होगा। आगे देखते हैं प्रोटेक्शन की क्या बात की। बिल सेफगार्ड सीईसी एंड ईसी फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू एक्शन टेकन ड्यूरिंग देयर टेन्योर। ठीक है, इम्यूनिटी दी जाती है प्रोवाइडेड सच एक्शंस वर कैरिड आउट इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़। ऑफिशियल ड्यूटीज़ से एक और चीज़ याद आती है इससे, जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है ना उसमें भी सिमिलर प्रोविजन है दैट फॉर द एक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड अंडर देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़ द ऑफिसर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस will enjoy impunity। ठीक है, the amendment aim to shield these officials from civil and criminal proceedings। ठीक है ठीक है ठीक है। how are the CECs and ECs appointed? अब ये कह रहा है अपॉइंटमेंट कैसे होता है भैया, देख लो इलेक्शन जो है ना 324 से तो अपना इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 के अंदर इंस्टीट्यूट होता है, ये अपने को पता है। 324 से 329 तक के आर्टिकल्स आएंगे इसके अंदर। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसीज एंड ईसीज। ये तो मेन इशू ये होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर एग्जैक्ट प्रोसीजर होता तो फिर उसके बाद तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में अमेंडमेंट करना पड़ता कमेटी वगैरह ये सब चेंज करने के लिए। आर्टिकल 324 क्या कहता है? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, एनी सच नंबर प्रेजेंट। ठीक है, 324 कहता है, क्या हो गया पेन को? हाँ, चल रही नहीं चल रही। 324 कहता है कि भैया ECI होगा और ECI में क्या होगा, एक तो आपके CEC होंगे, CEC प्लस ECs होंगे और ECs कितने होंगे वो अपना पार्लियामेंट वगैरह डिटरमाइन करेगा।
प्रेसिडेंट फाइनली अपॉइंट करता है। जितनी बॉडीज़ है, यूपीएससी हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गया, इनके अलावा और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हुई यार, फाइनेंस कमीशन हो गया, तो इनके जो हेड्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। अब रिमूवल क्या है, दे कैन या तो खुद से ही छोड़ देता है, ठीक है। इतना स्पेसिफिक मतलब इंटरव्यू में इतना स्पेसिफिक नहीं पूछता, बट ठीक है, ये आर्टिकल अब हम गो थ्रू कर रहे हैं तो होलिस्टिकली कर लेते हैं जो दे रखा है। अब व्हाट आर द कंसर्न्स रिगार्डिंग द बिल, दिस इज इंपॉर्टेंट। कंसर्न्स क्या है भैया? पहला, नाउ ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंस। इट सीम्स दैट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द Election Commission of India may get compromised since now the government has the decision making power in this case in terms of appointment, in terms of service conditions, in terms of salaries, ठीक है। मोनोपोली ऑफ रूलिंग पार्टी हो सकती है, क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी में भी हमने देखा कि द डिसीजन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी वुड बी वैलिड इवन if there is any vacancy. So let us suppose that the leader of opposition is not there, then the government enjoys a total free hand. Shift from judicial benchmark to executive control, this is also important because earlier केस का नाम क्या था, अनूप बर्नवाल। In the case of Anup Barnwal, Supreme Court has envisaged that in the select committee there would also be a member from the Supreme Court, that is the Chief Justice of India will also be a member. But now with the amendment that has been brought by the government, the judge, that is the judge of the Supreme Court, has been excluded, and in that place one of the cabinet ministers has been included. आगे, equating the salaries of the CECs and ECs with that of the cabinet secretary whose salary is determined by the executive raises concern of the potential government influence because the salary of the cabinet secretary is determined by the executive, ठीक है। आगे क्या है, एक्ट 10 शिफ्ट में कॉम्प्रोमाइज ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। लिमिटिंग एलिजिबिलिटी भी तो यहाँ पे लिमिट कर रहे हैं कि मतलब दोज पीपल, जो सर्च कमेटी होगी, सर्च कमेटी भी अब किन को रिकमेंड करेगी, उनको करेगी दोज पीपल हु आर ऑलरेडी सर्व्ड एज अ सेक्रेटरी इक्विवेलेंट टू द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिस्ट्रिक्टिंग एलिजिबिलिटी टू इंडिविजुअल्स हु हैव हेल्ड पोजीशंस इक्विवेलेंट टू द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट मे एक्सक्लूड पोटेंशियली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है। कंसर्न्स अबाउट लैक ऑफ पैरिटी। The bill retains constitutional provisions that allow CECs to be removed like a Supreme Court judge, while ECs can be removed only on the recommendation, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब ग्लोबल प्रैक्टिसेस अपॉइंटमेंट क्या है, ग्लोबल प्रैक्टिसेस कुछ दे रखा है, ये तो मैंने पहले देखा ही नहीं था, शायद पहले कभी देख लेता हूँ भैया। तीन देशों का दे रखा है। साउथ अफ्रीका। इन साउथ अफ्रीका द सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स की फिगर्स सच एज प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, मतलब कोर्ट का एक मेंबर होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड एडवोकेट जनरल फॉर जनरल इक्वालिटी, साउथ अफ्रीका। तो दिस क्वाइट मतलब इंटरेस्टिंग कि एक तो ह्यूमन राइट का एक बंदा बिठा दिया इन्होंने, ऊपर से जुडिशरी का भी एक बंदा बिठा दिया, और इसके अलावा क्या है, जेंडर स्पेसिफिक कोई कमेटी है वहाँ पे, एडवोकेट फॉर जेंडर इक्वालिटी, उसको एक बिठा दिया, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ होलिस्टिक कमेटी। आगे देखते हैं यूनाइटेड किंगडम में क्या है, कैंडिडेट फॉर द इलेक्टोरल बॉडी आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द हाउस ऑफ द कॉमन्स। ओके, कैंडिडेट्स को हाउस ऑफ कॉमन्स है, मतलब वहाँ का जो पार्लियामेंट है, लोअर हाउस है, वो अप्रूव करेगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री इन्वॉल्वमेंट एड्स लेयर ऑफ स्क्रूटिनी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द सिलेक्शन प्रोसेस। इट सीज दैट इट एड्स लेयर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड स्क्रूटिनी टू द सिलेक्शन प्रोसेस। किस तरीके से, क्योंकि पार्लियामेंट जो है ना वहाँ पे जैसे लोअर हाउस वगैरह है, तो लोअर हाउस ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑपोजिशन पार्टी ऑल्सो। सो इवन इफ द गवर्नमेंट एंजॉयज मेजॉरिटी इन द हाउस, स्टिल सिंस द members of the lower house would be the elected representatives of the government, so whatever the concern that they would raise would come in public forum, क्योंकि लोकसभा वगैरह में जो भी डिस्कस होता है फिर वो पब्लिक फोरम में आता है, दिखता है लोगों को। तो यहाँ पे इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू टेक अ काइंड ऑफ यूनानिमस डिसीजन दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। द गवर्नमेंट एनी वे विल हैव टू टेक अ डिसीजन दैट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, एंड इट विल ऑल्सो नीड टू इंश्योर दैट there is a perception or there is an image that the body that has been elected is qualified enough, competent enough to hold free and fair elections, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो रहा है, इन यूएस द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल बॉडी एंड द अपॉइंटमेंट रिक्वायर्स कंफर्मेशन बाय द सीनेट। सीनेट क्या है, सीनेट जो है ना यूनाइटेड स्टेट्स में, जैसे हमारे यहाँ अपर हाउस होता है वैसे वहाँ पे सीनेट होता है। सीनेट में क्या होता है कि हर जो स्टेट है उनके 2 मेंबर होता है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा यहाँ पे इलेक्टोरल बॉडी के मेंबर्स को, और उनको दोज मेंबर्स इवन हैव टू बी
even have to be confirmed by the Senate. So यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब चेक्स एंड बैलेंस इंश्योर किया जा रहा है, क्योंकि सीनेट में मतलब रिप्रेजेंटेशन है वो तो एक डाइवर्स हो गया, एंड इट हैज़ काइंड ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द स्टेट्स. So that makes it respect the federal character, and also ensures that the representative of the electoral body are kind of impartial in nature if their names are upheld by the Senate. ठीक है. The dual check ensures a balance of power and prevents unilateral decision. This is important that it prevents unilateral decision. ये हमने कहाँ देखा यूनिलैटरल डिसीजन प्रिवेंट कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम के केस में भी देख लिया क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन से नाम को पास करना है, और हमने यूएसए में भी देख लिया क्योंकि सीनेट इज़ इन्वॉल्व. सीनेट आएगा तो हाउस ऑफ कॉमन नहीं, सीनेट से नाम पास करना है, भले प्रेसिडेंट है उनको अपॉइंट किया हो. ठीक है. तो सीईसी वाला जो इशू है ना, दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो इस पर क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी है, सिंस आई ऑल्सो हैव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज माई ऑप्शनल. अब इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है, मतलब सिंपली ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं. पहला तो ये, डू यू थिंक दैट द ऑटोनॉमी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन गेट कॉम्प्रोमाइज इन दिस केस. तो हाँ, डेफिनेटली इसको हम सब्सटैंशिएट कर सकते हैं कि जिस हिसाब से जो सर्च कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी स्पेसिफिकली है, तो इट हैज़ डोमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी. ठीक है. तो देयर इज हैवी चांस ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द डिसीजन एंड दस पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द बॉडी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है. Then what could be the other way? The other way would have been the recommendation that was given by the Supreme Court of India under Anup Barnwal case, that the members should include, one would be the Prime Minister, second would be Chief Justice of India, and third would be the Leader of Opposition. ठीक है. Apart from this, what are the other recommendations that could be given? तो हमें मतलब खुद से तो कोई रिकमेंडेशन चिपकाने नहीं है यहाँ पे, तो हम सीधे ये बोल सकते हैं कि that the Chief Election Commissioner and the Election Commissioner should be kept at parity as that of the judges of the Supreme Court. ठीक है. Reversing what has been envisaged in this bill, because this bill has envisaged that now the Chief Election Commissioner and the Election Commissions, their salaries and terms and conditions of service would now be equivalent to the Cabinet Secretary, and therefore that would be dominated by the decisions of the executive. That should not be the case. इसके अलावा इनमें तो कोई क्वेश्चन ऐसे घूम नहीं सकता. मतलब ये या तो ये पूछ लेगा कि डू यू नो एनी ऑफ द इंटरनेशनल एग्जांपल्स, व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, तो हम दे देंगे. जैसे साउथ अफ्रीका का एग्जांपल है. साउथ अफ्रीका में क्या है, डाइवर्स मेंबर्स आर देयर. वन मेंबर इज़ फ्रॉम द जुडिशरी, अदर इज़ फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स, एंड अनदर वन इज़ फ्रॉम एडवोकेट फ्रॉम द जेंडर करके कुछ कमेटी होती है वहाँ पे. ठीक है. उसके अलावा फिर जैसे इंग्लैंड का एग्जांपल दे देंगे कि द नेम्स ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स देयर हैव टू पास थ्रू द हाउस ऑफ कॉमन्स. और थर्ड हम दे देंगे यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जांपल, जैसे प्रेसिडेंट जो इलेक्शन कमिश्नर्स है उनको अपॉइंट करते हैं, एंड देन दोज नेम्स नीड टू बी कन्फर्म्ड बाय द सीनेट. तो आई थिंक दिस इशू इज़ मोर लेस मतलब हो गया है. अब तो ऐसे एग्ज़ाम क्या मतलब पीटी के पहले एक बार देख लेंगे. इंटरव्यू को पर्सनैलिटी टेस्ट कहता है, इंटरव्यू नहीं कहता वैसे. तो पीटी के पहले हम देख लेंगे. पीटी के दो मतलब हो जाता है ना. एक तो आपका ये हो जाता है प्रिलिमिनरी टेस्ट, जो अपना प्रीलिम्स होता है उसे भी कहता है. तो उसके पहले एक बार देख लेंगे. बट आई थिंक वी हैव मोर और लेस होलिस्टिकली कवर्ड दिस, एंड इवन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन कम फ्रॉम दिस. अब और अगर मतलब इन डेप्थ जाए तो इलेक्शन प्रोसेस भारत में होती कैसा है, हु रेगुलेट्स द इलेक्शंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके पास क्या पावर्स है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्सेबल है या नहीं है. अच्छा, इफ इट इज़ नॉट देयर देन कैन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन इंडिया बी मेड इन्फोर्सेबल. और फिर जैसे पंचायती राज है, इनके इलेक्शंस कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कंस्टिट्यूट किया जाता है वो कौन सा आर्टिकल के अंदर है, 73rd 74th ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें वैसे डिस्कस करने के लिए. But specifically coming to this issue, I think we have completed this. We'll complete this session now. We'll see you in next session.